हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। सो छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए जो हम लोग क्रैश कोर्स देख रहे हैं उसमें एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो चुका है और रेंट कंट्रोल एक्ट का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। सेक्शन नंबर 7 तक हमने देख लिया। आज हम अपने इस लेक्चर में सेक्शन 8 से कवर करेंगे और पूरा एक्ट जो है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 पार्ट सेकंड। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाए। बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके भी जितने नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 8, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। लास्ट सेक्शन में हमने देखा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है ना। तो ये जो ट्रिब्यूनल है इसके पावर्स एंड फंक्शंस कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें जाए तो एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या पावर्स रहेंगे, क्या फंक्शंस रहेंगे। टाइम टू टाइम उसको कम भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट और बढ़ा भी सकती है ना, इनलार्जमेंट भी कर सकती है। ओके, पावर्स का एंड उसके फंक्शंस का। अब अगर स्पेसिफिकली इस एक्ट में देखें तो दो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट कंट्रोलर्स एट ऑल टाइम्स। एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ आरसीज एट ऑल टाइम्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्यूटीज, है ना। तो जो रेंट कंट्रोलर है वो उनकी एग्जिस्टेंस कि वो अपने ड्यूटी जो है वो अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके से सुपरवाइजरी पावर्स है जो ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड करी गई हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी हो गई फंक्शनिंग एज अपेलेट अथॉरिटी। अपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। अगर रेंट कंट्रोलर्स ने किसी तरह का कोई ऑर्डर पास करा है जिससे कि कोई पार्टी एग्रीव्ड हुई है तो कहाँ पे अपील कर सकती है? ट्रिब्यूनल में। तो एक तरीके से सुपरवाइजरी अथॉरिटी हो गई पहले में, दूसरा अपेलेट अथॉरिटी हो गई, है ना। दो फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज वाज एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट इन एडजुडिकेटिंग मैटर्स अंडर द रिपीड एक्ट। जो रिपीड एक्ट था 1961 का, उसमें जो पावर्स एंड फंक्शंस हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रही थी सेम वही फंक्शंस यहाँ पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज करेगा। आरसीटी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करेगा सेम पावर्स एज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, अंडर द रिपीड एक्ट। द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी एज इफ इट वर अ हाई कोर्ट। जैसे कि हाई कोर्ट के पास पावर रहती है कंटेम्प्ट अगर हुआ है उसका पनिशमेंट देने की, वही पावर्स यहाँ पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास भी रहेगी टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी। ठीक है, सिंपल था ये प्रोविजन। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 9, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर। अब यहाँ पे हमने 9 में देख लिया आरसीटी के पावर्स, अब हम देखेंगे 9 में रेंट कंट्रोलर्स जो रहते हैं उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे। स्वाभाविक सी बात है थोड़े अलग होंगे और एक्ट में क्या प्रोवाइड करा है वो देख लेते हैं। अगेन वही बात, सबसे पहला पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करेगी बाय नोटिफिकेशन वो फंक्शंस ये लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक, पहली बात। आगे किससे संबंधित ये हो सकते हैं? रिकंसाइलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो भी डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आ रहा है एज टू द अकोमोडेशन, है ना, उनको ये रिकंसाइल करेंगे, एडजुडिकेट करेंगे। दूसरी बात, सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स एज अवेलेबल टू देम अंडर द एक्ट। उनके जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनका असरटेन करना, है ना, कि हाँ ये आपके अधिकार हैं और इसका किसी भी तरीके से कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। आगे
enforcing the obligations enjoyed upon landlords and tenants under this act। ठीक है, तो एक तरफ तो आपने सिक्योर कर दिए, सिक्योरिंग राइट्स, वहीं आपने दूसरी बात कर दी कि अगर उनके कोई ऑब्लिगेशंस हैं जिसको हम लाइबिलिटीज बोल रहे हैं इस एक्ट में, उनका भी इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करेंगे रेंट कंट्रोलर्स। ठीक है, क्लियर। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर शैल ऑर्डिनरली कंक्लूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस। 6 महीने के भीतर भीतर जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं उनका कंक्लूजन होना जरूरी है, मतलब प्रोसीडिंग्स डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है। ये 6 महीने काउंट होंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है वो ध्यान रखेगा। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट इन रिस्पॉन्स टू समन्स इशूड फॉर हिज अपीयरेंस इन द केस और फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिस्पोंडेंट इज सेट एक्स पार्टी। जो रिस्पोंडेंट है वो एक्स पार्टी जिस डेट पे डिक्लेयर होता है, सेट होता है, उस डेट से 6 महीने के भीतर भीतर। पहला पॉइंट है ना। दूसरा, 6 महीने से संबंधित क्या है, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। फर्स्ट अपीयरेंस, ये दोनों ही बातें रिस्पोंडेंट के संबंध में कही गई है। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट है ना, आर इज इक्वल्स टू रिस्पोंडेंट हियर। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट इन रिस्पॉन्स टू समन, जिस दिन समन इशू करे हैं, जिस तारीख को, है ना, और उसके बाद में जो उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ है, जिस तारीख को उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ है, समन जिस दिन इशू करे हैं वो नहीं, जिस दिन उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ है रिस्पोंडेंट का, उस दिन से ये 6 महीने काउंट करेंगे और उस 6 महीने के भीतर भीतर क्या होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ होना चाहिए केस। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी क्वारी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मुझसे जो मेरा नंबर है 7987136444, इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। क्या बात कर रहा है ये, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अभी हमने पावर्स देख लिए, फंक्शंस देख लिया, प्रोसीजर है ना। प्रोसीजर का क्या है, द रेंट कंट्रोलर एंड द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन बाय सीपीसी, है ना। तो सीपीसी में जो प्रोसीजर दे रखे हैं उसके लिए वो बाउंड नहीं है। कौन, आरसी एंड आरसी टीज बोथ, ठीक है। लेकिन क्या फॉलो करना है उनको, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, है ना। इसका उल्लंघन तो नहीं कर सकते आप, भले ही आप सीपीसी पे बाउंड नहीं हो। ठीक है, अब ये बात को आगे बढ़ाते हैं। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, है ना। अब इसके बाद में यहां से आगे चलती है तो इस एक्ट पे आ जाती है, और इसके एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स आते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। सीपीसी में जो प्रोसीजर दे रखा है उसके लिए बाउंड नहीं हो, लेकिन इस एक्ट को आपको फॉलो करना है अगर स्पेसिफिकली कुछ प्रोवाइड कर रखा है, और बाकी नेचुरल जस्टिस तो आपको फॉलो करना ही करना है। एंड शैल हैव द पावर्स टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर and for the purpose of discharging their function under this they shall have the same powers as are vested in a civil court। जो भी वो पावर्स एक्सरसाइज करें किस एक्ट के अंतर्गत, वो सब सेम रहेगी एज ऑफ सिविल कोड। ठीक, अंडर द कोड ऑफ while trying a suit or an appeal in respect of the following matters, है ना। अपील डिसाइड करते समय भी सिविल कोर्ट वो रहेंगे, उसके पावर्स एंजॉय करेंगे, और सूट अगर इंटरटेन कर रहे हैं, उसका डिस्पोजल ऑफ कर रहे हैं, तो भी सेम पावर्स वो करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, ये एक बार रीड लगाने वाला है, ये सेक्शन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछ लेते हैं। पहली एक बार मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप समझ लें। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग ऑन ओथ। तो समनिंग और एग्जामिनेशन ऑन ओथ, ये पावर्स इनके पास में है, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है
उनको रिक्वायर कर सकते हैं कि हमारे सामने पेश करा जाए। उसके बाद इशूइंग कमीशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, है ना। कमीशन इशू कर सकते हैं काय के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, जो भी विटनेसेस हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू हो सकता है। उसके बाद में जो कुछ अलग बातें यहाँ पे करी गई है, क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बाकी एक्ट्स में मिल जाएंगे, एलआरसी में मिल जाएंगे, बाकी जगह पे मिल जाएंगे, सीपीसी में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो नई बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है, रिव्यू वाली। रिव्यू, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, ये भी अधिकार इनके पास में है अपने डिसीजन को रिव्यू करने का, है ना। ये जो प्रोसीजर है ये रिव्यू के उसमें अप्लीकेबल होगा। उसके बाद में डिसमिसिंग पिटीशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, एक ये पॉइंट। तो सी और ई ध्यान रखिएगा, है ना, दो नई चीजें हैं। उसके बाद में सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी पिटीशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास बाय एक्स पार्टी, ठीक है, सिंपल। आगे ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड, ये भी एक अच्छा पॉइंट है एलआर का, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहते हैं उनको बोल सकते हैं पास में आने के लिए, और जो प्रोसीजर है अगर गवाही देने का है, एग्जामिनेशन का है, तो उसके लिए भी उनको बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजमेंट विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयरफॉर इन राइटिंग, ठीक है। कोई भी एडजमेंट ग्रांट नहीं होगा जब तक कि रिटर्न एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती है या फिर उसके लिए रीजंस नहीं दिए जाते हैं, है ना, तब तक कोई भी एडजमेंट किसी तरीके से यहाँ पे आपको ग्रांट नहीं होगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरह से आपको पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन, ठीक। आगे देखते हैं। एनी प्रोसीडिंग बिफोर द आरसीटी और रेंट कंट्रोल शाल नॉट बी डीम्ड, सॉरी, any proceeding before the RCTs and or rent controller shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193, 228 and 196 IPC, है ना। तो जो भी प्रोसीडिंग्स उनके सामने आएंगी वो इन सेक्शंस के तहत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी, ऐसा नहीं सोचना कि ये जज नहीं है तो जो इनके समक्ष प्रोसीडिंग्स हो रही है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ठीक है ना। ये जो सेक्शन है 193, 228 एंड 196 ऑफ आईपीसी, ये इनको अधिकार देते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स रहेंगी इनके समक्ष। आगे, एंड द रेंट कंट्रोलर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट, अभी तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात कर ली, अब शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट आएंगे, कौन से सेक्शन से पावर ले रहे हैं, फ्रॉम सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26, चैप्टर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। तो पहली बात जुडिशियल प्रोसीडिंग रहेंगी, दूसरी बात ये सिविल कोर्ट भी रहेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, आगे एक आध दो सेक्शन आएंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर से दे रहे हैं उनका किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, निष्पादन होगा, ठीक है। तो रेंट कंट्रोलर शाल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जो भी मैनर यहाँ पे नीचे बताए गए हैं उस हिसाब से, of final order or any other order passed under this act by adopting any one or more of the following modes, जो भी मोड्स बताए गए उसके अनुरूप एग्जीक्यूशन होगा। कब होगा, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आपने जो ऑर्डर दिया था उसको एग्जीक्यूट करना है, परेशानी आ रही किस तरीके से। ये ऑर्डर फाइनल हो सकता है या फिर इंटरिम भी हो सकता है किसी तरीके से, ठीक है। किस तरह से कर सकता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी, जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसके अगेंस्ट जो पार्टी है उसकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके और सेल करके। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, दूसरी पार्टी जो है उसको अरेस्ट कर लो या डिटेन कर लो। अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स, जो भी बैंक अकाउंट है उनका अटैचमेंट करके, ये अधिकार भी इनके पास में, उनका अटैचमेंट कर लेते हैं एज टू पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर टू बी पेड फ्रॉम सच अकाउंट, ठीक है। अब जब अटैचमेंट बैंक अकाउंट का हो जाता है तो उसके बाद में रहता है कि आप ट्रांजेक्शन्स जिसे फ्रीली करते थे उस तरह से आप फ्रीली नहीं कर पाएंगे, है ना। अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट,
उनकी सैलरी और अलाउंस जो रहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, उनको अटैच कर लिया। अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज कमिश्नर ऑन सच रेम्यूनरेशन एज मे बी फिक्स्ड, एक कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, है ना। और डिप्यूटिंग एनी ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रीमिसेस टू द अप्लीकेंट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी यहाँ पे वो दिलवा सकता है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन से यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, लैंडलॉर्ड ने बोला खाली करवाने को, नहीं माना, वो एडजुडिकेट हुआ मैटर और ऑर्डर आया एविक्शन का, स्टिल टीनेंट खाली नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस मोड के थ्रू लैंडलॉर्ड को ये डिलीवरी ऑफ पोजीशन प्रोवाइड कराई जाएगी। द कंट्रोलर में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट रिक्वायर द हेल्प ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर मान लो कि एग्जीक्यूशन में किसी तरह कोई समस्या आ रही है ना, खाली कराने गए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन का हम एग्जांपल ले लेते, खाली कराने गए और टीनेंट क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तो फिर ये जो अथॉरिटीज हैं इनको अधिकार है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है उसकी मदद ले सकते हैं या फिर पुलिस फोर्स की मदद ले सकते हैं ना, लोकल पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। If the tenant does not vacate the premises within 3 months of the date of the issue of certificate for recovery of possession, tenant ने 3 महीने के भीतर भीतर वेकेट नहीं करा है फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इशू हुआ रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, उसके 3 महीने के भीतर भीतर खाली नहीं करा, he shall be liable from the date of issue of certificate, तो जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था उस दिन से वो लायबल हो जाएगा। किस चीज के लिए लायबल हो जाएगा, to pay mesne profits at the rate of 2 times the rent in case of accommodation let for residential purposes, ठीक है। एमपी mesne profits at the rate of 2 times of रेंट, रेंट का दुगना उसको यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा इन केस अगर प्रॉपर्टी क्या है, रेसिडेंशियल है तो, और अगर नॉन रेसिडेंशियल है तो ये रहेगा 3 टाइम्स, मेसने प्रॉफिट 3 टाइम्स के रेट से उसको पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। एंड एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स इन 3 टाइम्स द रेंट इन केस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी फॉर इमीडिएट पोजीशन हैज बीन इशूड, ठीक है। तो रेसिडेंशियल के लिए हमने देख लिया 2 टाइम्स है, नॉन रेसिडेंशियल के 3 टाइम्स है, लेकिन एक और चीज के लिए भी यहाँ पे दे रखा है 3 टाइम्स, वो है कि अगर रिकवरी मांगी गई है इमीडिएट पोजीशन को लेके और उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इमीडिएट पोजीशन वर्ड याद रखिएगा, तो भी 3 टाइम्स यहाँ पे मेसने प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, पे दे हो जाएगा, है ना। आगे देख लो, the rent control shall conduct the execution proceeding in relation to final order or any other order passed under this section in summary manner and dispose the application for execution made under this section within 45 days from the date of service of notice on the opposite party, याद रख लो ये 45 दिन फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, इसके भीतर भीतर डिस्पोजल की बात यहाँ पे करी गई है ना। तो एग्जामिनेशन से संबंधित अगर यहाँ पे हम देखें तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और ये 5वां, ये छठा एप्लीकेशन वाला। इस तरीके से हमको पढ़ना है, इस तरीके से हमको जल्दी से तैयार करना है चीजों को, है ना। आप देख रहे होंगे मैं भी जो चीजें हैं यहाँ पे जो जरूरी नहीं है वो छोड़ के करवा रहा हूँ ताकि टाइम नहीं फालतू का कंज्यूम हो, जितनी जरूरत लग रही है उतना शॉर्टली मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं लग रही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। Explanation: filing of an appeal or other proceeding against the order of issue of certificate of recovery or immediate possession will not save the tenant from his liability to pay mesne profits at the rate specified, ठीक है। ये एक समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा, ये भी जरूरी है। Filing of an appeal or other proceeding against the order of issue of certificate for recovery of possession, ठीक है, इशू हुआ है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, ठीक, उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करी गई है या फिर कोई और प्रोसीडिंग फाइल करी गई है, किसके द्वारा, टीनेंट के द्वारा, तो फिर
है ना। रिकवरी ऑफ पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन दोनों ही केसों में अगर कोई ऐसा चीज आई है और उसके अगेंस्ट में अपील या अदर प्रोसीडिंग्स फाइल करी गई हैं टीनेंट के द्वारा, देन इट विल नॉट सेव द टीनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे मेसने प्रॉफिट्स एट द रेट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो भी टेनेंट को मेसने प्रॉफिट्स तो पे करने पड़ेंगे जिस भी रेट से बताए गए हैं। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी अपील पेंडिंग है, मेरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जाती है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। लगा रखा है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। जो भी आगे ऑर्डर आता है उसके अनुरूप फिर हम आगे देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है ये, बिफोर अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर अदरवाइज बाय द अपेलेट रेंट कंट्रोलर और द कोर्ट, है ना। अगर कोई आदेश आया ही है उसके अगेंस्ट में कि नहीं आपको भरने की जरूरत नहीं, आप रुक जाओ, स्टे ऑर्डर दिया है, तो बात अलग है, अदरवाइज उसको ये पे करना है। specifically ordered otherwise by the appellate rent controller or court before which such an order is under challenge, and if the order of issue of recovery certificate is finally maintained, the tenant shall be liable to pay mesne profits the rate specifically। ठीक है ना। वही सारी चीज है कि अगर जब तक अपेलेट अथॉरिटी या कोर्ट जिसके अगेंस्ट में जिसके समक्ष ये प्रोसीडिंग्स फाइल करी गई हैं वो जब तक बोल नहीं दे कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है या स्टे ऑर्डर नहीं दे दे, तब तक आपको ये दे रहेगा, है ना। और अगर वो ऑर्डर दे देती है तो कोई बात ही नहीं है। और अगर फाइनल ऑर्डर जो इनका आता है अपेलेट अथॉरिटी का आता है, जो भी आता है कोर्ट का आता है, ये बोलता है कि आप लायबल हो, आपने गलती करी थी, आप लायबल हो देने के लिए, तो जो मेसने प्रॉफिट्स हैं वो पेएबल हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रिकवरी, है ना। जिस दिन से करा गया था, फ्रॉम द डेट ऑन विच द सर्टिफिकेट वॉज इनिशियली इशूड, है ना। जिस दिन सबसे पहले ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था उस दिन से ही पे होगा। ये नहीं कि नहीं आपका ऑर्डर अब आया है तो हम पे अब करेंगे चालू, नहीं। उसके पहले जब आपने चैलेंज करा था ना, फर्स्ट चैलेंज जब करा था और जिस डेट को वो इशू हुआ था पहला, जिसके बेसिस पे आपने चैलेंज करा था, उस डेट से ही पेएबल रहेगा। ठीक, क्लियर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, सेक्शन नंबर 12, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, अब इनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ मिल जाएगा, शेड्यूल्स 4 दे रखे हैं, वहां पे आपको सारे इनके राइट्स भी मिल जाएंगे और ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। Every landlord shall have the rights according to itna. The tribunal and rent control shall act at all times to secure to the landlord these rights, provided that in case of any clash of interest of the landlord and tenant and any point of doubt in respect of matters relating to rent, the benefit thereof shall be granted to the tenant। इस बात को ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए, पहली बात, है ना। पॉइंट वाइज चलते हैं हम। सबसे पहले कोई भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है या रेंट रिलेटेड कोई इशू आता है तो जो बेनिफिट है वो किसको दिया जाएगा, टेनेंट को। ठीक है, इन केस ऑफ एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग टू रेंट, है ना, कि रेंट कितना होना चाहिए, ज्यादा है, हमने तो जो एग्रीमेंट करा था वो इतने पे था, अब ऐसा हो गया। अगर किसी भी तरह कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो बेनिफिट देयर ऑफ शैल बी ग्रांटेड टू द टेनेंट, टेनेंट को बेनिफिट जाएगा इस पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में, इन केस ऑफ एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट and point of doubt in respect of matter relating to returning possession of the accommodation to the tenant, है ना, समझना, relating to returning possession of the accommodation to the tenant, benefit thereof shall be granted to the landlord। अगर कोई अगेन क्लैश हो जाता है, अब यहाँ पे रेंट रिलेटेड चीज थी, यहाँ पे पोजेशन रिलेटेड चीज है ना, कि वापस से पोजेशन टेनेंट को रिटर्न होगी या नहीं होगी, तो इस केस में बेनिफिट किसको चले जाएगा, लैंडलॉर्ड को चले जाएगा। सिंपल है ये। अब आगे जो दे रखी है वो कुछ पेनल्टीज वगैरह बताई गई है ना, वो देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले, द ट्रिब्यूनल एंड लैंडलॉर्ड शैल एक्ट एट ऑल टाइम्स टू एनफोर्स अपॉन द लैंडलॉर्ड दिस ऑब्लिगेशन, ठीक है, अपॉन टेनेंट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसेक्शन 5,
एनी विलफुल अटेम्प्ट और एक्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू अंडरमाइन और डिनाई टू द टेनेंट द राइट अवेलेबल टू हिम, जो भी शेड्यूल 1 में टेनेंट को राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, अगर लैंडलॉर्ड ऐसी कोई काम करता है जिससे ऐसा लगता है कि इसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो क्या होगा, शैल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस हो जाएगा। अंडर दिस एक्ट पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स और बोथ। कितनी है सजा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अप टू, है ना, नॉट एक्सीडिंग मतलब अप टू 5,000 रुपीज। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट वर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। ठीक, अगर लैंडलॉर्ड कोई उसके राइट के साथ में खिलवाड़ करता है, इन्फ्रिजमेंट करता है तो। आगे, अगर टेनेंट ने जो शेड्यूल 2 में दे रखे हैं राइट लैंडलॉर्ड को, उनका इन्फ्रिजमेंट करा, अगेन सेम पनिशमेंट 5,000 और कितना है ये, 3 मंथ से 6 मंथ्स नहीं, अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, एनी अटेम्प्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू नेग्लेक्ट फॉर unsubstantial and or insufficient reasons the obligation enjoined upon him shall do, मतलब कुल मिला के देख लो, इसमें बताने वाली कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, चारों शेड्यूल में अगर किसी तरीके का कोई किसी ने किसी के साथ में क्या करा है, राइट्स का या ड्यूटीज का इन्फ्रिजमेंट हुआ है किसी तरीके से, है ना, तो जो सजा है वो ये। बस आगे के पॉइंट्स में इतना ही है और कुछ नहीं। फिर सेक्शन नंबर 13 में आ जाता है आपका अपील, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेंट इन दिस एक्ट, अ लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ आरसीज शैल राइट टू अपील इन रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम टू द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, है ना। आरसीज का कोई ऑर्डर आया है तो अपील किसके पास जाएगी, आरसीटीज के पास, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स के पास। ठीक, और अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ आरसीटीज शैल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट, और इसकी जो अपील है वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रखा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट है स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आगे वाला सेक्शन 13 है, पावर टू मेक रूल्स, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिपील एंड सेविंग भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप रीड लगा लेना ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। शेड्यूल्स हमने जैसे देख ही रखे हैं, एक बार आपको रीड लगाना है इनको सबको, ताकि आपको जितने भी टेनेंट्स के अधिकार हैं और वो सारी चीजें आपको याद रह जाएं। इन केस कभी क्वेश्चन आता है तो इजी रहे आपके लिए। वैसे क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा, शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है, शेड्यूल 2 में क्या दे रखा है, अंदर से नहीं आएगा, आएगा तो आपके लिए इजी रहेगा अगर आप रीड लगा लेंगे। शेड्यूल 1 टेनेंट राइट की बात करता है, शेड्यूल 2 लैंडलॉर्ड राइट, शेड्यूल 3 अगेन लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशन, और शेड्यूल 4 टेनेंट्स ऑब्लिगेशन, है ना। बस, और आपका एक्ट हुआ यहाँ पे समाप्त। अब हम देखेंगे अगला एक्ट कौन सा देखें, लैंड रेवेन्यू कोड देखते हैं, है ना, काफी बड़ा है, कम से कम 5-6 उसके लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि लैंड रेवेन्यू कोड हम लाइव लेक्चर से स्टार्ट करें, है ना, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप सपोर्ट करेंगे, आप चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। वरना मुझे ऐसा लगेगा जितनी मैं एनर्जी डाल रहा हूँ वो सब वेस्ट हो रही है यहाँ पे। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं ऐसे कोर्सेज आपके लिए कंटिन्यू कर सकूँ। ऑलराइट, और उसके साथ ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है मैंने, जिसमें आपको सारे एक्ट 15 एक्ट्स के जैसे भी पोर्शंस में कवर करवाता हूँ पार्ट वाइज, उसके आपको टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। 10 to 25 क्वेश्चंस आपको पर टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद में आपको एफएलटी मिलेगी, 10 एफएलटी, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। देखिए होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ा, उसके बाद में आप क्या करिए, एक बार रीड कर लीजिए, है ना, थोड़े टाइम ब्रेक लीजिए, रीड कर लीजिए, और उसके बाद में जो टेस्ट मैं दे रहा हूँ वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए। आपका लगभग लगभग ये पोर्शन जो है, जैसे ये पार्ट हमने करा, ये पक्का हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा वहीं के वहीं, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में आपको सीधे कोर्स मिल जाएगा, एनरोल कर लीजिए खुद को। ऑलराइट, चलिए आज बस यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।